जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ जमकर वायरल। सावन के पहले सोमवार पर सोने रहे शहर भर के शिवालय। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिरों को बंद रखने के दिए गए थे निर्देश। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती पर भाजपा सांसद एसपी सिंह बघेल ने किया पौधारोपण। इस मौके पर सभी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किया याद। ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। ऑनलाइन शिक्षा को रोके जाने की उठाई मांग। शुकाबाद में चेकिंग के दौरान बदमाश विक्की बॉक्सर चढ़ा पुलिस के हत्थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की बॉक्सर पर बड़ी कार्रवाई। शुकाबाद के एक कॉलेज में कोरोना वॉलंटियर्स का किया गया सम्मान। वॉलंटियर्स ने आगे भी लोगों की सेवा करने का लिया संकल्प। आगरा जनपद के कस्बा पिनाहट में एक शर्मसार कर देने वाला मामला देखने को मिला, जहां कस्बा के रोडवेज बस स्टैंड के सामने राजौरा ताल किनारे कूड़े के ढेर में नवजात शिशु मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने नवजात शिशु के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगरा जनपद के कस्बा पिनाहट में एक शर्मसार करने वाला मामला देखने को मिला है, जहां कस्बा के रोडवेज बस स्टैंड के सामने राजौरा ताल किनारे कूड़े के ढेर में एक सूगर पशु छत विषत अवस्था में बच्चे को लेकर घूम रहा था, जिसे देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। देखने वालों का जमावड़ा लग गया। उन्होंने पशु के चुंगल से नवजात को छुड़ाया और तत्काल पुलिस को सूचना दी। हम लोग यहाँ सब्जी मंडी में आए थे। यहाँ कस्बा पिनाहट में सब्जी मंडी लगती है बस स्टैंड के पास। तो यहाँ एक शुगर एक पॉलीथिन में किसी को लेके जा रहा था। तो हमने देखा कि इसमें क्या है। कुत्ते उसके पीछे भाग रहे थे। हमने देखा तो उसमें शुगर को घेर लिया और घेर करके हमने देखा उस थैली को उसे छीन डला लिया है। तो उसमें एक मृत बच्चा ढूंढ पाया गया है और पुलिस को सूचना की तो यहाँ पुलिस भी आ गई है। और ये हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरीके से यहाँ अवैध रूप से वो चल रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं, डीएनसी और एवर्सन होते हैं। तो इस तरीके से कन्या भ्रूण पर रोक लगाने के लिए सख्त से कार्रवाई की जाए। हमारी शासन प्रशासन से यही मांग है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नवजात शिशु के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सूत्रों की माने तो कस्बा पिनाहट में झोलाछाप की क्लिनिकों की भूमिका संदिग्ध है। स्वास्थ्य विभाग इस पर कार्यवाही करे। ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ऑनलाइन शिक्षा को रोके जाने की मांग उठाई। एसोसिएशन का कहना है कि माध्यमिक स्कूलों में काफी संख्या में ऐसे छात्र हैं जिनके पास ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा नहीं है, लिहाजा ऑनलाइन शिक्षा में केवल 30% छात्रों का ही फायदा होगा, जबकि अन्यों का नुकसान होना तय है। सोमवार को ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने हिंदी मीडियम स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा की हकीकत से रूबरू कराने का प्रयास किया। ज्ञापन के माध्यम से ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जिलाधिकारी से मांग की कि अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा के जारी आदेशों के अनुसार 15 तारीख को माध्यमिक प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षण कार्य शुरू किया जाना है, जबकि हिंदी मीडियम के स्कूलों में गरीब तबके के अभिभावक के बेटा बेटी शिक्षा ग्रहण करते हैं। लॉकडाउन पीरियड में भी अप्रैल मई में प्राइवेट स्कूलों के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कराई गई थी, लेकिन जिस समय अभिभावक अपने घरों में थे और उनके मोबाइल भी उनके पास रहते थे, तब बच्चे केवल 30% ही लगभग ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर पाए थे, जिसमें 70% बच्चों का अहित हुआ है। लेकिन अब अभिभावक 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए घर से बाहर काम पर निकल जाते हैं, तो मोबाइल भी उनके साथ रहता है। ऐसी स्थिति में कैसे व्यवहारिक है कि छात्र बिना मोबाइल के ऑनलाइन पढ़ाई प्राप्त कर सकते हैं। मैं सुरेंद्र कुमार सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अफसर। आज हम जिला अधिकारी महोदय को अपना एक विरोध दर्ज कराने के लिए आए थे। जिलाधिकारी महोदय की अनुपस्थिति में कलेक्ट्रेट प्रशासनिक अधिकारी विजय जैन साहब को अपना विरोध दर्ज कराया ज्ञापन के माध्यम से। हम सभी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा यह कहा गया है कि अब माध्यमिक शिक्षा सचिव के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि 15 तारीख से ऑनलाइन शिक्षण कार्य कराया जाए, जबकि हिंदी मीडियम विद्यालय में गरीब तबके के बच्चे छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं, उनके माँ बापों पर मोबाइल अवेलेबल नहीं होता है। और आज
वो आज वो दो रोटी के इंतजाम में घर से बाहर चला जाता है, मोबाइल अपने साथ ले जाते हैं, तो बच्चे कैसे स्वाभाविक है कि बच्चे अपना शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। जी हाँ, कलर में हैं और जैसा सरकार ने किया है कि 15 तारीख से विद्यालय खोले जाएंगे और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की जाएगी। मगर ऐसी स्थिति में ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होगी? जिन बच्चों के माँ बाप के पास एक मोबाइल है, 3 बच्चे हैं मलिन बस्तियों में, वो कैसे पढ़ाई करेंगे? और फिर टीचर कहाँ से, उनका वेतन कहाँ से आएगा? जब बच्चे फीस नहीं देंगे तो टीचरों का वेतन कहाँ से आएगा? अब आगे आपका क्या कदम है? आगे ये कदम है कि सरकार उन टीचरों का वेतन मुहैया कराए, जिससे विद्यालय खोले जाए। और पदाधिकारियों ने प्रशासन से अनुरोध किया कि ऑनलाइन शिक्षण कार्य तत्काल बंद कराया जाए। अगर सरकार प्राइवेट स्कूलों को बाध्य करती है तो प्राइवेट स्कूल के टीचरों की सैलरी व्यवस्था कर दे या फिर अभिभावकों से फीस दिलाने का इंतजाम करे, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षण कार्य से स्कूलों को फीस प्राप्त नहीं होती है। मैं राजेश गौतम, ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजर एसोसिएशन की तरफ से आज हम सब लोग आगरा कलेक्ट्रेट एडीएम साहब के पास में अपना ज्ञापन देने के लिए आए थे। मुख्यतः 15 तारीख से जो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों को आदेश किए हैं, लेकिन हम इसका विरोध करते हैं। उसके पीछे कारण है कि अभिभावकों के पास में जो निम्न स्तर के अभिभावक हैं, गरीब अभिभावक के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, उनके पास में एक मोबाइल मुश्किल से होता है और यदि एक से ज़्यादा मोबाइल होता है तो वो फीस ही पे कर सकते हैं। जबकि एक घर में 4-4, 5-5 बच्चे हैं, 4-4, 5-5 बच्चों को शिक्षा देना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और उनकी शिक्षा में व्यवधान पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा जो जिन बच्चों को, जिन इंग्लिश मीडियम हमारे विद्यालय हैं वो दिला रहे हैं, तो उनको भी परेशानियाँ आ रही हैं। इसका हम विरोध करते हैं। साथ ही ये अपील करते हैं कि सरकार, शासन प्रशासन हमारे समस्त विद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों को मानदेय जो घोषित करें, क्योंकि उनको बहुत ही परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय खोले नहीं जा रहे हैं। जो भी डिसीजन लेगा सरकार लेगी, हम उसका अनुपालन करेंगे। मेरा नाम सुदर्शन मोदी है जी। और जैसा कि ज्ञात होगा आपको, सरकार ने 15 तारीख से ऑनलाइन शिक्षा का आह्वान किया है और उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन शिक्षा अनिवार्य होगी। हम ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय चलाते हैं और ना तो यहाँ अभिभावकों के पास ऑनलाइन फ़ोन है। अगर एक फ़ोन है तो पिता अपने घर स्कूल से वहाँ घर ले जाता है काम पर, तो बच्चे कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे? अच्छा, ऐसी स्थिति में आप आगे का क्या कदम उठाना चाहते हैं? ऐसी स्थिति में हम सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं, या तो विद्यालय खुलें या जो टीचर स्कूल में आ रहे हैं उनकी सैलरी मुहैया कराई जाए। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र बहुत लॉकडाउन की वजह से डूबा हुआ है और फीस देने में भी असमर्थता दिखाता है। गौरतलब है कि स्कूलों की ओर से ऑनलाइन शिक्षा गर्मियों की छुट्टियों से पूर्व शुरू की गई थी, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में इसके परिणाम कोई बहुत अच्छे नजर नहीं आए। हालांकि कुछ कॉन्वेंट, मिशनरी व अन्य बड़े पब्लिक स्कूलों को उम्मीद थी कि ऑनलाइन शिक्षा शुरू करने के बाद फीस सभी बच्चे जमा कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जबकि यूपी बोर्ड व सीबीएसई के अन्य स्कूलों में स्थितियां तो और भी खराब हो गई। यहाँ पढ़ने वाले अधिकतर परिवारों में 1 या 2 ही एंड्रॉइड फोन है। ऐसे में परिवारीजन अपने पास मोबाइल रखकर काम पर जाएं या फिर बच्चे को ऑनलाइन शिक्षा के लिए मोबाइल को घर रखें। वहीं उनकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि बच्चे की पढ़ाई के लिए वे 10 से 15 हजार खर्च कर एक नया एंड्रॉइड फोन लेकर आए। लिहाजा अब ये स्कूल प्रशासन से ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। जिलाधिकारी को ज्ञापन देना था, लेकिन जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर विजय जैन को ज्ञापन सौंपा गया। कोरोना की बीमारी से बचाव का दावा करने वाले नेमिनाथ कॉलेज में अब अपनी इस होम्योपैथी की दवाई को लोगों में बांटना शुरू कर दिया है। रविवार को कॉलेज से जुड़े लोगों ने ट्रांस यमुना कॉलोनी से जैन मंदिर पर कैंप लगाकर दवाइयों का वितरण किया। जनपद में कोरोना के संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। इस महामारी से मरने वालों का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हर किसी को चाइनीज वायरस के संक्रमण का खतरा सता रहा है। इस रोग से बचने में मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता ही कारगर साबित हो सकती है, जिसके मद्देनजर नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज द्वारा लंबे शोध के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक दवा निर्मित की गई है। रविवार को संघ दृष्टि से चंद्र प्रभु दिगंबर जैन पंचायती मंदिर ट्रांस यमुना कॉलोनी जैन मंदिर पर नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आगरा द्वारा नगर में कैंप लगाकर नेमिनाथ हॉस्पिटल के द्वारा ये दवाई उपलब्ध कराई गई। रोग प्रतिरोधक
क्षमता बढ़ाने की दवा को संस्थान के डॉक्टर की उपस्थिति में निःशुल्क वितरित किया गया। मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये जो दवा है ये नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर आगरा के द्वारा रिसर्च की हुई है। इसको लेने के बाद अब तक हम लोग शहर में 65,000 लोगों को वितरित कर चुके हैं। किसी को भी कोरोना हुआ नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, राजस्थान में, हरियाणा में, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में भी इस दवा को ले रहे हैं और उनमें से किसी को अभी तक कोरोना हुआ नहीं है। तो ये दवा ले लेंगे जिसको कि नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा ये बहुमूल्य दवा है, लेकिन इसका कोई मूल्य नहीं रखा गया है जिससे कि बहुत सारे लोग सब तक ये दवा पहुंच सके। करीब 1800 लोगों को अपने कॉलोनी में बांट चुके हैं। अरुण है, मनीष है, देवेश है और बॉबी भाई हमारे हैं। इनके थ्रू ये हम कॉलोनी में 1800 दवा बांट चुके हैं और अभी हमारा प्रयास ये है कि आज 2000 दवाई और हम बंटवा देंगे और लगातार हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इस दवा को हर महीने में 2-2,500 लोगों तक पहुँचा सकें ताकि कोरोना से काबू पाया जा सके। दवा वितरण के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने शारीरिक दूरी का पालन करते हुए सैकड़ों लोगों को दवा वितरित की। दवा प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय लोग लंबी लंबी लाइन में धैर्य के साथ खड़े रहे। शिविर में अरुण जैन, मनीष जैन, अतिन जैन, देवेश जैन व सकल जैन समाज के सहयोग से 2,500 लोगों को कोरोना से बचाने की दवा निःशुल्क वितरित की गई। जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती पर महानगर के निर्देशानुसार दयालबाग मंडल के प्रत्येक बूथ पर पौधारोपण और डॉक्टर साहब को स्मरण किया गया। इस अवसर पर 5 पौधे लगाते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन आगरा में अलग अलग संस्थाओं द्वारा अनूठे अंदाज में आयोजित किया गया। इसी कड़ी में महानगर के निर्देश अनुसार दयालबाग मंडल के प्रत्येक बूथ पर पौधारोपण डॉक्टर साहब को याद करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दयालबाग के मंडल अध्यक्ष भरत शर्मा के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस पर पौधारोपण किया और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जी, किस तरीके का कार्यक्रम रखा गया है? ये आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म पुण्यतिथि पर हम यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं वृक्षारोपण का। ये जो बूथ के अध्यक्ष हैं 322 के हसनैन अहमद, इनके द्वारा ये कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया। इसमें जो है हम वो हमारे जो है वृक्षारोपण करने के बाद में यहाँ पर इसकी देखभाल भी करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि ये जो है पेड़ बने यहाँ पर। ठीक। आज ये हमारा कार्यक्रम है श्री श्यामा प्रसाद जी के पुण्यतिथि पर, जो कि हमारे मंडल अध्यक्ष श्री भरत शर्मा जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है। कितने पौधे लगाए जा रहे हैं? ये आज यहाँ पे हम पौधे रोपण कार्यक्रम तो चल रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ 4 पौधे लगा रहे हैं मैं इस एरिया में, जिसका हम लगाने के बाद पूर्ण रूप से देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। ठीक। पालीवाल पार्क के गेट पर आयोजित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस कार्यक्रम में चित्र पर माल्यार्पण किया व उनकी याद में 5 पौधे लगाते हुए पौधों के रखरखाव का संकल्प लिया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बताए गए मार्ग पर चलने के साथ साथ भाजपा कार्यकाल में किए गए उनके कार्य पर भी प्रकाश डाला। दयालबाग मंडल का भारतीय जनता पार्टी का किस तरीके का कार्यक्रम आज जैसा कि हम सभी जानते हैं पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती है, उस पर आज ये कार्यक्रम अल्पसंख्यक समाज के द्वारा रखा जा रहा है। हाजी जी ने आज कार्यक्रम रखा है, वृक्षारोपण है। माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर पुष्पांजलि कार्यक्रम है, जिससे उनको आज याद किया जा सके। कितने पौधे लगाए जा रहे हैं? आज 5 पौधे कार्यक्रम है और कार्यक्रम ये है कि आज पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करने का दिन है। 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान वाली जो उनकी नीति थी, ये देश में नहीं चलेगी। तो पूरे उन्होंने जो गति दी थी उस समय, आज उसको पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करने का हम चाहेंगे कि आज ये सेवा का जो कार्य है आज जो हाजी जी ने रखा है, भारतीय जनता पार्टी के क्या कहते हैं खून में होता है। कोई भी कार्यक्रम हो लेकिन उसको सेवा भाव से जोड़ दिया जाता है। इसी निमित्त आज ये कार्यक्रम हाजी जी ने। ठीक। इस कार्यक्रम में वजीरपुरा के बूथ अध्यक्ष हसनैन अहमद, हाजी अल्ताफ, प्रेमदास, किशन नायक, योगेश चौधरी, प्रमोद परिहार, राजेंद्र सक्सेना, नितिन गुप्ता,
राजेंद्र गुप्ता, अन्नू सत्संगी, विनोद अग्रवाल आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। आवास विकास सेक्टर 11 में व्यापारियों की समस्याओं को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आवास विकास के सभी व्यापारियों को एकजुट करने के साथ साथ उनकी समस्याओं के निदान पर चर्चा की गई। वहीं बैठक के दौरान चाइना के सामान का बहिष्कार करने का संकल्प लिया गया। LAC पर लगातार बढ़ते भारत और चीन के विवाद को लेकर अब आवास विकास व्यापारी भी चाइना के खिलाफ जंग छेड़ने जा रहा है। इसी कड़ी में आवास विकास सेक्टर 11 में व्यापारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी ने एकजुट होकर चाइना के सामान का विरोध करते हुए स्वदेशी चीजें अपनाने का संकल्प लिया और प्रधानमंत्री से आह्वान किया कि व्यापारी जगत उनके साथ है, वे चाइना के सामान का बहिष्कार करता है। बाजार संगठित रहे, बाजार में एक दूसरे के सहयोगी बने, बाजार में एक दूसरे का सहयोग करें, इसलिए एक संगठन की यहाँ पर स्थापना की है, जिसके मोनू अग्रवाल जी अध्यक्ष हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के सारे लोगों को धन्यवाद देता हूँ। व्यापारियों की परीक्षा अनेक बार हुई है, स्वतंत्रता के आंदोलन में भी हमने पढ़ा हुआ। छत्रपति शिवाजी ने जब मुगलों के दांत खट्टे किए, उस समय भी व्यापारियों ने अपने कुबेर खोल दिए थे। पुनः एक बार हमारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। एक तरफ प्रॉफिट है और एक तरफ त्याग है। चाइना से दो हाथ करने हैं, चाइना को हमें सबक सिखाना है, चाइना की आर्थिक दृष्टि से हमें कमर तोड़नी है। रखी गई थी, जिसमें बैठक में व्यापारी हमारे आवास विकास बाजार समिति जो व्यापारी जो भाई हमारे परेशान हैं, उनके लिए एक बैठक रखी गई है, जिससे कि हमारे व्यापारियों को एकता मिलेगी और एकजुट होंगे। व्यापारी हमारे आवास विकास के जो बिछड़े हुए हैं, आज सबों को हम एक करने का निर्णय लिया है और सबों को एक साथ रखने के लिए आज हमारे जो शॉपें बंद हैं, आज उन शॉपों को खुलवाने का भी काम कर रहे हैं। व्यापारी भाई परेशान भी हैं। व्यापारियों की समस्या को लेकर आगे हमने आरण्य भाई साहब को भी शिकायतें दर्ज कराई हैं, DM साहब तक भी बात पहुँचाई है। उसके लिए व्यापारियों को हमारा होना जरूरी है, इसलिए कमेटी बनाई गई है। इस बैठक में व्यापारियों की समस्याओं का मुद्दा भी उठाया गया और आवास विकास की दुकानों के लिए समिति का गठन करते हुए सभी व्यापारियों के हित में कार्य करने का संकल्प लिया। लॉकडाउन के बाद बाजारों में आई मंदी से व्यापारी जगत काफी परेशान है। इस बैठक के माध्यम से कैसे व्यापारियों की समस्याओं को खत्म करना है और कैसे सभी आवास विकास के व्यापारियों को साथ लेकर चलना है, इस पर भी चर्चा की गई। सावन के पहले सोमवार पर सूने ही रहे शिवालय। आमतौर पर जहां शिव मंदिरों में सावन के दिनों में पैर तक रखने की जगह नहीं होती और हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, वहीं कोरोना संक्रमण की दहशत के बीच शिवालयों में इक्का दुक्का ही लोग नजर आए। हालांकि पुलिस की मौजूदगी सुबह से लेकर शाम तक यहां बनी रही। कोरोना काल में आए सावन माह पर भी कोरोना संक्रमण की दहशत साफ नजर आई। आगरा में लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सावन के सोमवारों पर शिवालयों में लगने वाले मेले व सभी कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, तो वहीं कांवड़ यात्राओं व परिक्रमा आदि पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया। सावन के पहले सोमवार के दिन आमतौर पर शिवालय में सुबह तड़के से ही भारी भीड़ उमड़ पड़ती थी, लेकिन इस बार सावन के सोमवार के दिन सुबह से ही शिवालय में पुलिस की गश्त नजर आ रही थी। आमतौर पर मंदिरों के बाहर सावन के मेले लगते हैं, लेकिन इस बार शिवालय में सन्नाटा ही नजर आया। सावन के सोमवार पर चारों कोनों पर स्थित मंदिर पर मेले लगते हैं, जिनमें पहले सोमवार पर राजेश्वर, दूसरे पर बलकेश्वर, तीसरे पर कैलाश और चौथे सोमवार पर पृथ्वीनाथ महादेव पर भव्य मेला लगता है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से मंदिर में आने शुरू हो जाते हैं। और विलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, तो वही समय है, वही सावन का महीना है। शायद आपका मतलब है कि बुरा वक्त जल्द गुजर जाए। देखिए, बुरा वक्त कोई नहीं होता, शायद ये आया है तो सबसे प्रमुख बात है ये शायद हम मनुष्यों के लिए एक सबक भी है, हम सबके लिए, जिन्होंने प्रकृति को संरक्षित, संवर्धित, संपोषित करने का जो कार्य था हम लोगों का, वो हम लोगों ने नहीं किया। तो शायद प्रकृति ने कहीं ना कहीं इससे, अगर इस कीटाणु से या इस विषाणु से अगर कोई प्रभावित भी हुआ है तो हम इंसान ही हुए, उसमें प्रकृति का कहीं से भी कोई जानवर इत्यादि कोई भी कहीं से पशु पक्षी तक नहीं हुआ। टिड्डा दल भी आया तो वह टिड्डा दल भी इस बीमारी से प्रभावित नहीं हुआ। तो इस लॉकडाउन से शायद कहीं ना कहीं मुझे व्यक्तिगत लगता है कि प्रकृति अपने आप संरक्षित हुई है, संवर्धित हुई है, संपोषित हुई है और ईश्वर ने एक बार पुनः दिखाया है कि वही सर्वोपरि था, है और रहेगी। बहुत आश्चर्यजनक है, भगवान की लीला है, यही मानेंगे हम लोग। हम लोग जो संसार के सर्वोपरि अपने को जीव मानते थे, ये सोचते थे कि हम ही लोग धरती, पाताल, आकाश के निर्माण मतलब संरक्षक हैं। जब तक हम लोग चिंता नहीं करेंगे तब तक पेड़ नहीं कटना बंद होंगे, जब तक हम लोग चिंता नहीं करेंगे तब तक नदियों में पानी साफ नहीं आएगा।
जब तक हम लोग चिंता नहीं करेंगे तब तक आकाश साफ नहीं होगा। इससे पहले कैसा माहौल रहता था? अपार भीड़ रहती थी, बाढ़ जैसा आता था। एक प्रकार से ऐसा लगता था कि बाढ़ आई हुई है, तो जनमानस की भक्तों की जो बाढ़ सी रहती थी। मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा पिछले वर्ष का। प्रातः 4 बजे से हम लोग तो खैर 4 बजे क्योंकि रश हो जाता था, तो 3:30 बजे से ही हम लोग कपाट में, विशाल कपाट जो भगवान शंकर का देख रहे हैं, ये हम लोग खोल देते थे। इस वर्ष सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं, लिहाजा मनकामेश्वर पर भी अंतिम मेला होना था। इसके अलावा रावली महादेव मंदिर के साथ साथ हर गली मोहल्ले के शिवालयों पर खासी भीड़ रहती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नजर नहीं आया। सुबह से ही पुलिस का पहरा शिव मंदिरों के बाहर देखा गया। पूर्व में ही प्रशासन ने इस बार भीड़ वाली जगहों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन फिर भी 1-2 लोग अवश्य ही शिवालय पहुंचे और परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की। हालांकि मंदिर स्टाफ को नियमित होने वाली विधि विधान पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, लिहाजा जो नियमित लोग आमतौर पर मंदिर आते हैं वे वैसे ही आते रहे। इसके अलावा मंदिरों में भीड़ भाड़ नजर नहीं आई। वहीं सावन के दूसरे सोमवार पर शहर में निकलने वाली विशाल शिव परिक्रमा को भी इस बार प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि इस बार को लेकर शिव भक्तों में काफी मायूसी है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते प्रशासन के इस फैसले के आगे सभी ने हामी भरी और आसपास के मंदिरों में जाकर ही पूजा अर्चना की। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर भाजपा सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर सभी ने डॉक्टर मुखर्जी के संघर्षों को याद किया और माना कि अब उनके सपनों को साकार करने का वक्त आ गया है। लोग बहुत चिंतित हैं कि अपने अजन्मे नातियों के लिए FDRD सोना चांदी हीरे जवाहरात दें। बहुत कम लोग चिंतित हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम ऑक्सीजन कितनी देके जाएंगे, पानी कितना देके जाएंगे, ओजोन लेयर की क्या हालत होगी, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग के क्या हाल होंगे। तो ये भी अब, लेकिन मैं बहुत आशान्वित हूँ कि नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं ये अपनी पढ़ाई के अलावा, सिलेबस के अलावा ग्लोबल वार्मिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, ओजोन लेयर, इन सब पर गिरता हुआ भूजल स्तर, पॉल्यूशन खासतौर से, वृक्षारोपण, इन पर वो बहुत ध्यान दे रहा है। आज इनर व्हील क्लब आगरा के अध्यक्ष और सभी सदस्यों ने यहाँ पर वृक्षारोपण करने का। तो इसमें मैं भी देखती हूँ और जितने हमारे वर्कर हैं यहाँ पर, ये सब लोग ध्यान रखते हैं, सुबह शाम पानी भी देते हैं। पौधे लगाने से मतलब यही नहीं है कि पौधे ही लगा दिए जाएँ, उनको बच्चों की तरह उनकी देखभाल भी की जाती है। और यहाँ पर हम बंदरों से बहुत परेशान हैं। बंदर इतना दुखी करते हैं कि दिन में बंदरों को भगाने में हम लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी कई पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो हमारी पूरी यही रहेगी मंशा इस बात की कि भाई सारे पौधे जितने भी हमने लगाए हैं कि ये जीवित रहें और सुरक्षित रहें और हमें अच्छी माहौल, एक स्वस्थ वातावरण दें। बजाय और जो उनकी खुशी के लिए बच्चों का जो दिल होता है वो तो करते ही है, उसके साथ एक एक पेड़ लगाएं और जिसकी देखभाल वो खुद करे, ताकि उस पेड़ से जब वो बड़ा हो, चाहे फूल का हो, फल का हो, उस पेड़ को वो अपना समझे और उससे एक लगाव हो। जैसे कि हम घर में कोई पशु पालते हैं, उससे उस बच्चे का लगाव होता है। तो ये हम प्रेरणा देते भी हैं और सबको देनी भी चाहिए कि आप अपनी एनिवर्सरी हो, हम अपने माता पिता को कभी कभी याद करते हैं तो उनकी पुण्यतिथि पे या बच्चों के जन्मदिन पे या वैवाहिक वर्षगांठ पे मेरा सबसे यही संदेश है कि वो एक एक वृक्ष जरूर लगाएं और घर के हर सदस्य से लगवाएं, ताकि और उसकी देखभाल का भी प्रण लें। एतमादपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर छलेसर के पास कार सवार और बाइक सवार में जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं कार सवार का आरोप है कि चौकी के अंदर जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश बघेल की मौजूदगी में उनके अर्दली और उनके गुर्गों ने उनके साथ जमकर मारपीट की। मामला एतमादपुर थाना क्षेत्र के छलेसर चौकी के पास नेशनल हाईवे का है, जहां कार से TTE कुलदीप अपने मामा के लड़के के साथ आगरा जा रहा था। तभी पास से होकर बाइक से गुजर रहे कुंडौल के इंटर कॉलेज में प्रोफेसर महेश चंद से ओवरटेक को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद महेश चंद ने अपने परिवारजनों को बुला लिया, जिसके साथ मिलकर हाईवे पर ही कुलदीप को पटक पटक कर पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। कुलदीप कुमार नाम के युवक हैं जो टोला के रहने वाले हैं, थाना एतमादपुर क्षेत्र में NH2 पर आज अपनी बोलेनो गाड़ी से आगरा की ओर जा रहे थे। तो उनकी गाड़ी के आगे जो बाइक से सज्जन चल रहे थे, उन्होंने अचानक गाड़ी को राइट टर्न किया, तो पीछे इनकी गाड़ी आ रही थी छुपी, अचानक इनको भी ब्रेक सप्लाई करने पड़े। इसी में इन दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसमें कुलदीप कुमार को काफ़ी लोगों ने उनके साथ मारपीट की। आस के भी कुछ लोग आ गए उनके समर्थन में जो बाइक से थे और कुलदीप कुमार को पीटा
और प्रदीप कुमार की तहरीर का भी पंजीकृत कर कार्रवाई की। सर पीड़ित एक बच्चा कहना है कि उसके साथ मारपीट चौकी के अंदर की गई जिला पंचायत अध्यक्ष की मौजूदगी में। इस विषय पे जांच की जा रही है, सराग आरोप है, जांच की। पीड़ित कुलदीप का कहना है कि जब चौकी इंचार्ज विमल कुमार उसे चौकी पर ले आए तो वहां जिला पंचायत अध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह और राकेश बघेल अपने दल बल के साथ मौजूद थे और ऑफिस के अंदर उनके अर्दली और गुर्गे ने फिर से कुलदीप के साथ मारपीट की। मामला तूल पकड़ते देख पीड़ित पक्ष से तहरीर लेने के बाद एतमादपुर पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी। कुलदीप जी कहाँ के रहने वाले हैं? टूडला का रहने वाले। कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ था? हम यूनिवर्सिटी जा रहे थे काम से और एक टीवी लेने के लिए और जा रहे थे। अच्छा। तो आगरा छलीसर के पास हम अपनी स्पीड से बलेनो गाड़ी से आ रहे थे, करीब 60-70 की स्पीड से गाड़ी थी। 2 लोग थे हम गाड़ी में, हम और ये। तो एक जो भाई साहब थे उन्होंने गाड़ी मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, तो उन्होंने क्या बिना हाथ दिए और बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी एकदम कट कर दी, क्योंकि मैंने गाड़ी बचाने के लिए अपनी एकदम हैंड ब्रेक और पैर ब्रेक दोनों लगाए स्पीड से, तब वो गाड़ी जाके टायर घिसते हुए जाम हुई एकदम। ठीक है। तो फिर आगे जाके मैंने गाड़ी रोकी भाई साहब के बगल से, मैंने भाई साहब मैंने आपकी गलती इस तरीके से गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा। वही जब ऐसा बात हुआ गुस्सा हल्का सा था, मैंने उनको कहा तो उन्होंने तुरंत मुझे गाली देते हुए अपशब्द कहते हुए देखा तुझे तमीज़ नहीं है, तू कैसे चला रहा, ये करा मैंने आप इस तरीके से गाली मत दीजिए, मैंने ये करा। तो उन्होंने मेरी उंगली लेके उंगली फोड़ दी। जब मैं हल्का धक्का मारा तो ये मारने लग गए। तो रुक 2 मिनट यहाँ पर 2 मिनट रुके, इन्हें क्या फ़ोन कर दिया यहीं कहीं के रहने वाले हैं और लड़के आगे फिर उन्होंने सब लोगों ने मिल के मारा। कितने लोगों ने करीब मारा था? करीब थे 8-10 लोग थे। अच्छा, तो आपके साथ मारा था? हाँ। फिर चौकी के अंदर भी मारपीट हुई? हाँ, चौकी के अंदर मेरे अंदर मारपीट हुई है। किसने मारा था आपको? वही जो अंकल थे उनके लड़का था, कई 5-6 लोग थे, उन लोगों ने मारा। जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश बघेल जी आए थे, हाँ वो मौजूद थे उस समय में। उन्होंने ही कहा था मारिए। ये चौकी पर जो 2 स्टार दरबानी है विमल कुमार जी नाम से, पता नहीं क्या है, सामले से है, उन्होंने भी कहा कि मारो। फिर मेरे को बहुत मारा, अंदर लातों से मारा, गुस्सों से मारा। वहाँ इतनी चोट नहीं थी। जिला पंचायत ने मारा या उनके साथ कोई आए तो नहीं मारा था? उनके साथ ही जो टोपी लगाते हैं वो अर्दली था और मारा था। हाँ, अर्दली ने मारा है मेरे को। वो लाल जो टोपी लगाते हैं बिल्ला था, अर्दली होते हैं, अर्दली ने मारा। और 4-5 लड़के थे वो भी मारा, उन्होंने मारा। और ये वो गाली दे दी। तो वहीं सीओ का कहना है कि मारपीट हुई है, आगे की आरोपों की जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। शुकाबाद के एक कॉलेज में कोरोना वॉलंटियर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। शुकाबाद के एक कॉलेज में कोरोना वॉलंटियर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर विद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि फिरोजाबाद जिले में कोरोना संक्रमण काबू में है। इसका श्रेय डीएम, एसपी, पत्रकार और सफाई कर्मियों को जाता है, जिनके प्रयासों से हम कोरोना से लड़ सके। ये समारोह हमारा, हम जो कोरोना महामारी फैली है उससे शासन, प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, मीडिया से मैं हार्दिक प्रभावित होकर के उनके सम्मान में ये किया गया है। और हम ये चाहते हैं कि ये जागरूकता रहे और इस तरह से लोग स्वस्थ रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि ये महामारी इस तरह की है कि केवल सोशल डिस्टेंस, मास्क लगा करके, खान पान से ही इससे हम बच सकते हैं। और इसका भी फ़िलहाल तरीका हमारे समझ में नहीं आ रहा है। जो हमारा यहाँ का प्रशासन व्यवस्था है, विशेष रूप से हमारे जो डीएम साहब हैं, हमारे उप जिलाधिकारी हैं और हमारे कप्तान साहब हैं और यहाँ की मीडिया है, जिन्होंने इसका कार्य किया है, तो हमारा ज़िला इससे बहुत ही सेफ रहा है। इससे हम बहुत प्रभावित हुए हैं। वो यहाँ हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ। 6/7/2020 को प्रातः 10 बजे हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक के मंशा अनुसार श्रीमान प्रधानाचार्य श्री सत्यप्रकाश शर्मा, जो हमारे विद्यालय में वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और गणित के माहिर हैं, और प्रधान जिला विद्यालय निरीक्षक के मंशा अनुसार ही इस विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्य एक लंबे समय से चल रहा है। आज यह संगोष्ठी के रूप में इस विद्यालय परिवार की तरफ से आज मीडिया प्रभारियों का, चाहे हिंदुस्तान हो, अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो या मून चैनल हो, इन सबका एक सम्मान करने का हमारे प्रधानाचार्य श्री सत्यप्रकाश शर्मा जी ने
कि निस्वार्थ भाव से इसके लिए इन सभी कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया है। इस मौके पर सत्य प्रकाश शर्मा, महेंद्र शर्मा, रामकेश यादव, सुनील कुमार, योगेश कुमार, अरुण कुमार आदि लोग मौके पर मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। थाना फरे पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए 6 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना फरे पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सहायक शाखा प्रबंधक से लूट की घटना का पर्दाफाश कर 6 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। जिला अलीगढ़ निवासी सहायक शाखा प्रबंधक किशन कुमार शर्मा से 2 बाइक पर सवार 4 अज्ञात लुटेरों ने एक बैग, एक सैमसंग टैब, एक मोबाइल व अन्य जरूरी पत्र लूट लिए थे। लूट की घटना का खुलासा थाना फरे पुलिस ने कर दिया है। 4 लोग अर्जुन, नितेश, नहना व रोहित जिनके द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी। साथ ही साथ जितेंद्र उर्फ जीतू जिसके द्वारा टारगेट को सिलेक्ट करते हुए रेकी की गई थी, और साथ ही ओम प्रकाश जिनके द्वारा इस घटना को कारित करने के लिए मोटरसाइकिल प्रोवाइड कराई गई थी, वे अपराधियों को संरक्षण दिया गया था। इस घटना में रिकवरी के रूप में 72,000 रुपए की नकदी, साथ में सैमसंग का मोबाइल फोन और टैबलेट, और इसके साथ जो दोनों मोटरसाइकिल घटना में प्रयोग हुए थे और अवैध तमंचा जिसके बल पर घटना की गई थी, ये सभी इसमें रिकवर किए गए हैं। इन सभी लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी रिफाइनरी मथुरा को निर्देश दिए गए थे। रविवार को थाना फरे पुलिस ने परखम अचनेरा मोड़ से 4 लुटेरे अर्जुन, नितेश, नहना, रोहित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिरोजाबाद के शुकाबाद क्षेत्र में बूढ़ा नहर के पास चेकिंग के दौरान पुलिस और हिस्ट्री शीटर बदमाश में मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया। फिरोजाबाद के शुकाबाद में क्षेत्र में बूढ़ा नहर के पीछे चेकिंग के दौरान पुलिस और हिस्ट्री शीटर बदमाश में मुठभेड़ हो गई। हिस्ट्री शीटर बदमाश विक्की बॉक्सर थाना टुंडला क्षेत्र के सरस्वती नगर का ही रहने वाला है, जिस पर लगभग 15 मुकदमे पंजीकृत हैं। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहा था बदमाश। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी। मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर बदमाश विक्की बॉक्सर का एक साथी फरार हो गया। बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को ट्रॉमा सेंटर लाया गया। थाना सिकोहाबाद की बदमाशों से एक मुठभेड़ हुई है। एक एसओजी को सूचना मिली थी, जो हमारी जनपद एसओजी है, कि एक बदमाश विक्की बॉक्सर जो टुंडा का रहने वाला है अपने एक साथी के साथ जा रहा है। एसओजी ने उसे रोकने का प्रयास किया तो बहुत तेज़ी से मोटरसाइकिल से सिकोहाबाद की तरफ भागा। एसओजी ने फिर सिकोहाबाद पुलिस को बताया। सिकोहाबाद पुलिस ने उधर से इसकी घेराबंदी की तो ये अरौज जो पुलिया है उसके पास नहर पटरी पे भागने का प्रयास किया। वहाँ पे इसकी घेराबंदी हुई। इसने पुलिस की गाड़ी देखते ही पुलिस के ऊपर फायर करना शुरू किया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिससे इसके पैर में गोली लगी और एक घायलावस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। एक साथी इसका और वहाँ पे था, उसकी तलाश अभी भी वहाँ पे कामनिंग हो रही है और की जा रही है, और जल्दी हम उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। इसके बारे में पता लगा कि ये विक्की उर्फ बॉक्सर टुंडला का रहने वाला है। इसके ऊपर करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा आपराधिक अभियोग दर्ज है। ये सातिर किस्म का अपराधी है। जो ये संजय मित्तल वाला अपहरण कांड यहाँ सिटी का हुआ था, उसमें भी गिरफ्तार हुआ था, जेल गया था। इसके अलावा गैंगस्टर संबंधी कई मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। क्या कुछ पुलिस का कोई भी घायल वगैरह है पुलिस की तरफ से? पुलिस के ऊपर भी इसने फायर किया, लेकिन पुलिस ने अपने को किसी तरह से बचा के अपना बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग किया, जिसमें इसको गोली लगी है। मौके से तमंचा और इसकी मोटरसाइकिल बरामद हुई है और इसके भागे हुए साथी की तलाश की जा रही है। पूर्व में फिरोजाबाद के उद्योगपति संजय मित्तल के अपहरण में शामिल रहा है बदमाश। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुट गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नजर डालते दिन भर की कुछ खास खबरों पर। एतमादपुर क्षेत्र के नेशनल हाईवे के पास बाइक सवार और कार सवार के बीच जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ जमकर वायरल। सावन के पहले सोमवार पर सोने रहे शहर भर के शिवालय। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिरों को बंद रखने के दिए गए थे निर्देश।